अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ मलिक ज़फ़र। आज हम आपके लिए लाए हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 16 मिलियन बच्चे सैलाब से मुतासर हुए हैं और कम से कम 3.4 मिलियन को हंगामी इमदाद की जरूरत है। इसके अलावा तबाहकुन सैलाब से कम 528 बच्चे हलाक हो चुके हैं। और हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हमने उनसे फील्ड वर्क में काम करवाना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ट्रेन जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस कर सकें, जो कि अल्टीमेटली ना सिर्फ जाके जॉब्स करें। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे स्टूडेंट पैदा करें जो कि स्किल हो उनके पास हो जाके। One thing we've noticed is that the people in Nanning, they love biscuits. So एक चीज पर हमने गौर किया है कि नानिंग के लोग बिस्किट पसंद करते हैं। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं ताज़ा तरीन खबरों पर। 1 जुलाई से अब तक सूबा सिंध में सैलाब से मुतल्लिका बीमारियों से कुल 318 अफराद हलाक हो चुके हैं और दीगर मुतासरा सूबों में हजारों अफराद सैलाब से मुतल्लिका बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा सूबों में से एक सिंध में जुलाई से अब तक सैलाबज़दा इलाकों के आर्जी अस्पतालों में 72,000 से जायद मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जबकि सैलाबज़दा इलाकों में 27 लाख से जायद अफराद तिब्बी सहूलियात में ज़ेर इलाज हैं। सैलाब में कमी के बावजूद बहुत से इलाके अब भी ज़ेर आब हैं और पानी से पैदा होने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि सैलाब मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में 2 से 6 माह लग सकते हैं। सिंध में बड़ी तादाद में गोदाम ज़ेर आब आ गए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, अनाज बह गया है, मवेशी जो मुंतकिल ना हो सके डूब गए। सैलाब के बाद मुकामी किसानों को चारे की कमी की वजह से अपने जानवर बेचने पड़ते हैं, लेकिन मंडी में खरीदार कम होने की वजह से कम कीमत पर भी फरोख्त करना मुश्किल है। 14 जून को बारिश शुरू होने के बाद से मुल्क भर में 9,30,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं और सिर्फ सिंध में ये तादाद 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 16 मिलियन बच्चे सैलाब से मुतासर हुए हैं और कम से कम 3.4 मिलियन को हंगामी इमदाद की जरूरत है। इसके अलावा तबाहकुन सैलाब से कम 528 बच्चे हलाक हो चुके हैं। यूनिसेफ का यह भी कहना है कि सैलाब ने कई अवामी सहूलियात, पानी की फराहमी के निज़ाम और स्कूलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे कई बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। सूबा सिंध में मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जहां 588 तस्दीक शुदा केसेस और 10,000 से ज्यादा मुश्तबा केसेस हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी अशिया की खरीदारी के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अजाफी 10 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए NDMA ने हंगामी बुनियादों पर खरीदारी शुरू की थी, जिस पर 2.4 अरब रुपए लागत आई थी। भारी नुकसानात की वजह से पहले से मंगवाई गई अशिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी जरूरियात के लिए काफी नहीं थी, इसलिए अथॉरिटी ने 7.113 बिलियन रुपए की मुजमुई लागत से मजीद अशिया के ऑर्डर दिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि माली साल 2022 में पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमू तकरीबन 6% तक पहुंच गई थी। ताहम दोहरे हिंसे की अफरात ज़र, मौसमियाती तब्दीलियों और पॉलिसी की कोशिशों की वजह से रवा माली साल में इसके 3.5% तक कम होने की तवक्को है। इस तरह ADB ने पाकिस्तान की तरक्की के तखमीने को 4.5 से 3.5% पर नजरसानी कर दी है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का मुआशी नुक्ता नज़र बड़ी हद तक सियासी इस्तेकाम की बहाली और बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड के प्रोग्राम के मुताबिक इस्लाहात के साथ नफाज से तश्कील पाएगा। बैंक ने कहा कि मालियाती साल 2023 में अफरात ज़र का दबाव बुलंद रहेगा। ADB ने जिसकी पेशगोई 18% तक बढ़ जाने की है। ADB ने यह भी कहा कि मालियाती एडजस्टमेंट और मॉनेटरी सख्ती से माली साल 2023 में मुल्क की तलब में कमी आने की तवक्को थी, जो रुपए की कदर में कमी की वजह से सलाहियत और इनपुट की रुकावटों के साथ सनत की पैदावार को कम करेगी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1.45 रुपए इजाफा करके 237.43 रुपए कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 247.43 रुपए रही। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें कदरे कम होकर बेतरतीब 202.02 रुपए और 197.28 रुपए हो गईं। गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों और बुलंद शरह सूद की वजह से जुलाई के मुकाबले में अगस्त में ऑटो फाइनेंसिंग में 2.2% कमी आई है, जो जनवरी के बाद सबसे कम सतह पर पहुंच गई।
आरिफ हबीब लिमिटेड के मुताबिक जून से अगस्त तक ऑटो फाइनेंसिंग में मजमूई कमी तकरीबन 15 अरब रुपए रही है। लोग ऊंची कीमतों की वजह से ऑटो लोन लेने से हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की मांग कम हो गई थी, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से 30 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग की हद और ऑटो लोन की मुद्दत में 7 से 3 साल की कटौती भी बहुत से खरीदारों को रागिब नहीं कर रही है। जुलाई अगस्त में कारों की कुल फरोख्त साल ब साल 50% से कम होकर 19,358 यूनिट्स रह गई, जो एक साल पहले 38,568 यूनिट से कम होकर पुर्जाजात की कमी और मुआशी सुस्तरवी के बायस गैर पैदावारी दिनों की वजह से थी। रवा माली साल 2022-2023 के पहले 2 माह के दौरान मोबाइल फोन्स की दरामद में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 64.38% की कमी देखी गई है। दरियासना चाय की दरामदात में 10.86% कमी हुई। इसकी वजह तिजारती खसारा कम करने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से कुछ मसनूआत पर टैरिफ में इजाफा है। ईरानी पुलिस की हिरासत में एक नौजवान खातून की हलाकत पर ईरान के मुतअद्दिद शहरों और दारुल हुकूमत तेहरान के यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़े पैमाने पर मुजाहरे फूट पड़े हैं। ईरान के इंसानी हकूक के इदारे के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान हजूम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कम से कम 4 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। खुश्क साली ने अमेरिका के अहम कपास पैदा करने वाले इलाकों को मुतासिर किया है। अमरीकी महकमा ज़राअत का कहना है कि टेक्सास को इस साल कपास की पैदावार में तकरीबन 60% कमी की तवक्को है। टेक्सास, जो कि अमरीकी कपास का तकरीबन 40% पैदा करता है, इस साल सिर्फ 3.25 मिलियन गांठें पैदा करने की तवक्को है। यह पिछले 5 साल की औसत का 53%, जब किसानों ने खुश्क साली की वजह से अपनी फसल का तकरीबन 70% तर्क कर दिया था। अमरीका में कपास की मजमूई पैदावार में 20% से जायद की कमी मुतवक्को है। टेक्सास का 70% से ज्यादा इलाका शदीद खुश्क साली का शिकार है और ज्यादा महंगाई ने अमरीकी कपास के काश्तकारों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है, जिसमें कपास उगाने की लागत तेजी से बढ़ रही है और सार्फिन कम खर्च कर रहे हैं और कम कपास की मसनूआत खरीद रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन में जंग को बढ़ाने और तेल और गैस की सख्त फराहमी के खदशात को बढ़ाने के बाद तेल की कीमत में 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ। दरियासना अमेरिका ने कहा कि इसे इस हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2015 के ईरान जोहरी मुआहदे को बहाल करने पर किसी पेशरफ्त की तवक्को नहीं थी, जिससे बैनुल-अक़वामी मंडी में ईरानी तेल की वापसी के इम्कानात कम हो गए हैं। अमरीकी डॉलर करेंसियों की एक टोकरी के मुकाबले में 2 दहाई की चोटी के करीब मंडला रहा है। 1% इजाफे के साथ 110.27 तक पहुंच गया है। 2 साला यूएस ट्रेजरी नोटों की पैदावार 2007 के बाद सबसे ज्यादा पहुंच गई है। फेडरल रिजर्व पॉलिसी सेटिंग्स का ऐलान करेगा और मार्केटों ने 75 बेसिस पॉइंट्स की शरह में मुकम्मल तौर पर कीमतें तय की हैं, जिसमें 100% बेसिस पॉइंट के इजाफे के 19% इम्कानात हैं और मार्च 2023 तक शरह तकरीबन 4.5% तक पहुंचने की पेशगोई है। अफगान अबूरी हुकूमत और अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैदियों का तबादला किया है। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर खारजा मनूचर मुत्तकी ने काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकी हुकूमत ने अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से अमेरिकी शहरी मार्क फ्रेचस की रिहाई के बदले में अफगान शहरी बशीर नूरजई को रिहा कर दिया है। दोनों फरीकों ने काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कैदियों का तबादला मुकम्मल किया। बशीर नूरजई, जिन पर अमेरिका की जानिब से मनशियात की स्मगलिंग का इल्जाम है, तकरीबन 20 साल से अमेरिकी फौज की गुआंतानामो बे जेल में कैद है। क्या गवादर की ज़मीन वाकई काश्त के लिए मौजू नहीं है? तवील तहकीक और तजिए के बाद बेल्ट एंड रोड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एरिड नॉन-वुड फॉरेस्ट ने खजूर और इंजीर समेत 3 मुख्तलिफ अक़साम के पौधों की काश्त करके नाकाबिले काश्त ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब बना दिया। तफसीलात देखते हैं इस वीडियो रिपोर्ट में। गवादर, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जनूबी गेटवे के तौर पर जाना जाता है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नुमायां तौर पर नुमायां होने वाला शहर, एक ऐसी जगह है जहां इसकी सनती तरक्की में कमजोर माहौलियाती निज़ाम और रेगिस्तानी आबो हवा की वजह से रुकावट बनती है। इकॉनमी पे उसकी वजह और ये जो हमारा कोस्टल बेल्ट है, जहाँ पे हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, ये कराची से लेकर गवादर तक ये बिल्कुल ड्राई एरिड रीजन है। यहाँ पर हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते। उसकी वजह पानी की कमी है, सलाइन वाटर है, एक तो नमकीन पानी है, और मिट्टी का खुश्क होना है, और इसके अलावा हाई टेम्परेचर है।
चीनी जंगलात के साइंसदानों के एक ग्रुप ने गवादर के ट्रॉपिकल सहरा को दोबारा सरसब्ज बनाने के मंसूबे के साथ मुकामी साइंसदानों के साथ मिलकर सब्ज BRI का हदफ हासिल करने के लिए हजारों मील का सफर तय किया। अब गवादर का बंजर सहरा जिंदगी से लबरेज है। आहिस्ता आहिस्ता इनको बना दिया है और काफ़ी सारे पौधे, ये चना के पौधे हैं सर। मुख्तलिफ टाइप्स के हम प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, मुख्तलिफ टाइप के हम प्लांट लगाते हैं, यूनिक वैरायटीज़। नर्सरीज ग्रो की हैं जो कि हमारी ड्राउट टॉलरेंट स्पीशीज़, एरिड क्लाइमेट की और सेमी एरिड की स्पीशीज़ हैं, वो हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इसकी जड़ और पौधा बहुत मजबूत हैं। इंजीर की काफ़ी पैदावार मुतवक्के है। यहाँ का कचरा मुकामी फार्मों की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा हम अनाब की कुछ अच्छी अक़साम को जड़ों के साथ पैवंद करते हैं। इस वक्त अनाब के दरख्तों पर बूर आया हुआ है और कुछ पर छोटे फल भी लगे हुए हैं। इक्तिसादी जंगलात पर चीन की टेक्नोलॉजीज को गवादर के मुकामी माहौल के मुताबिक ढालते हुए बेल्ट एंड रोड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एरिड नॉन वुड फॉरेस्ट ने अपनी तहकीक को खुश्कसाली के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले जरासीम पर मरकूज रखा। इस वक्त वो गवादर में केले, खजूर, आर्किड, इंजीर वगैरह के तकरीबन 1 लाख पनीरी काश्त कर चुके हैं। कि चाइना और पाकिस्तान के ऐसे इलाके जहाँ पर पानी की कमी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन तक किस तरह प्लांट्स के फ़ायदे, प्लांट से मिलने वाले फ़ायदे पहुँचाए जाए। तो उसके लिए फिर उन्होंने और हमने मिलकर मुत्तफ़िका तौर पे ये फ़ैसला किया, ये डिसाइड किया कि वहाँ के जो लोकल प्लांट्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए और उसका इकनॉमिक पोटेंशियल से वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ कर सकें। और अपने जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, जो कोस्टल एरिया पे ज़्यादातर वो लोग हैं जो जिनका ज़रिया आमदनी कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है, तो वो इससे बड़ा इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल तहकीकी मरकज़ ने ट्रॉपिकल इकोनॉमिक फॉरेस्ट के मुताले के लिए BRI का एक मुश्तरका प्लेटफार्म कायम किया। चीन के चांगशा शहर को गवादर से जोड़ा और पाकिस्तान और चीन दोनों के स्कॉलर्स को मुतहर्रिक किया ताकि ट्रॉपिकल सहराई आबो हवा में जंगलात की सनत के इम्कानात को मज़ीद तलाश किया जा सके। मेन वजह ये कि हमारे जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो सिमिलर है। जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, आलमोस्ट उसी टॉपिक पे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी एक MOU हुआ है जिसमें वो हमें वो सपोर्ट करेंगे कि वो ग्रीन हाउस और कल्चरल लैब, टिश्यू कल्चरल लैब, उसमें वो हमें इक्विपमेंट और उसकी टेक्नोलॉजी और उसको और हमारे लोगों को ट्रेन करेंगे। और दूसरी जो चाइना की यूनिवर्सिटी जिससे हमारा MOU साइन हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड टेक्नोलॉजी, वो उनकी रिसर्च के हवाले से अगर हम देखें तो उन्होंने पिछले कई सालों में प्लांट्स के हवाले से, पौधों के हवाले से रिसर्च में बहुत एक्सेल किया है एंड उनकी एक्सपर्टीज़ हैं इस हवाले से काम करने के लिए। और कराची यूनिवर्सिटी का ये जो डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट, ये भी 1952 से प्लांट्स के हवाले से रिसर्च कर रहा है और इसके साइंटिस्ट दुनिया भर में फैले हुए हैं जो कि यहाँ से रिसर्च करके अपनी रिसर्च लेके जाते हैं और दुनिया में। तो डेफिनेटली दो अगर अच्छे इदारे जो कि प्लांट्स के हवाले से बहुत सारा काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिसर्च के हवाले से, ताकि लोगों का भला किया जा सके। ये एक MOU है जिस पर कई यूनिवर्सिटियों ने दस्तखत किए हैं, जिसे चीन और पाकिस्तान में इक्तिसादी जंगलाती सनत की तरक्की के लिए तबादला, हवाला और बाहमी फ़रोग के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर देखा जा सकता है। ये बात काबिल गौर है कि इंडस यूनिवर्सिटी ने कराची में 50 एकड़ अराजी के लिए कामयाबी के साथ दरखास्त देकर रिसर्च सेंटर की तामीर में मदद की। उनके जंगल, उस फॉरेस्ट, क्योंकि उसका नाम में फॉरेस्ट है, तो वो 70,000 एकड़ तो उनको गवर्नमेंट ने ज़मीन दी हुई है कि तहकीक करें। अब टिश्यू कल्चर लैब है, ग्रीन हाउस है, तो वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से बेहतर पैदावार हो, चाहे वो चावल की हो, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे वो सब्जियां हो। के केयर ऑफ जो लेबॉर्ट्री बनाई गई है वो गवादर में ही बनाई गई है, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे और स्टेट ऑफ आर्ट लेवल पे लेबॉर्ट्री बनाई गई है जहाँ टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, अच्छी तरह से कायम टिश्यू कल्चर लैब में तकरीबन 1 लाख पनीरी की काश्त की जाती है। पनीरियां पहले ग्रीन हाउस में लगाई जाती हैं। एक खास ऊंचाई तक बढ़ने के बाद उन्हें तजर्बाती मैदान में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तजर्बाती मैदान मकामी तलबा के लिए काश्त की तकनीक सीखने का एक अड्डा बन गया है। टिश्यू कल्चर
ایک بہت اہم ٹیکنیک ہے پلانٹ سائنسز کی، جس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ مختلف پلانٹس جو کہ اکنامک امپورٹنس رکھتے ہیں ان کی نرسری تیار کرتے ہیں. اچھا، اس کے لیے گوادر میں ٹیشو کلچر لیب بہت اچھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب اس کمپنی نے اور چائنا ایگریکلچر یونیورسٹی اینڈ فارسٹری ٹیکنالوجی نے انہوں نے ڈیولپ کی. تو ہمارے یہاں پہ انڈر گریجویٹ ریسرچ ایریا بھی ہے اور پوسٹ گریجویٹ ریسرچ ایریا ہے، جہاں کے ہمارے ایم ایس سی آنرس کے اسٹوڈنٹس، ایم فل کے اسٹوڈنٹس اور پی ایڈ کے اسٹوڈنٹس اپنے ریسرچ ٹرائلز ڈیفینیٹلی یہ جو فیلڈ کے ٹرائلز ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لیب. یہاں پہ ورکنگ زیادہ ہوتی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. فیلڈ پریکٹس نے طلباء کو بنیادی علم کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کی اور انہیں عملی مسائل سے نمٹنے کا موقع فراہم کیا. طالب علموں کو ٹیسٹ کے میدان میں مزید آنے کی ترغیب دینے کے لیے فیلڈ پریکٹس کے لیے اضافی اسکول کریڈٹس ہیں. پریکٹیکلی ہم ان کو پراپر ہم نے مارکس رکھے ہوتے ہیں اور ہمارا صرف آبجیکٹیو یہ نہیں کہ ہم نے ان سے فیلڈ ورک میں کام کروانا ہے، ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم ایک ٹرینڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں سے پروڈیوس کر سکیں، جو کہ الٹیمیٹلی نہ صرف جا کے جابس کریں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو جا کے اپنے نرسری کا بزنس کر رہے ہیں یا ٹمبر کا بزنس کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹ پیدا کریں جو کہ اسکل ہو ان کے پاس، ہو جا کے. پلیٹ فارم کے قیام کی ایک اور اہمیت جامعہ کراچی، انڈس یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے ساتھ تحقیق اور عملے کی تربیت میں تعاون کرنا ہے. اور اس ادارے سے جو سب سے پہلے ہمیں سپورٹ ملی وہ یہ ملی کہ انہوں نے پہلا یہ کہا کہ جی آپ کے ہم 3 لوگوں کو 100% فل برائٹ اسکالرشپ دیں، اور وہ وہاں پوسٹ ڈاک کے لیے آئے. وہ یہ ہے کہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ پروگرام کے تھرو انڈس یونیورسٹی میں چائنیز ٹیچرز بھی آئیں گے اور اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے جو کہ یہاں پر یہاں کے انوائرمنٹ، یہاں کے کلچر کو سمجھیں گے، یہاں کے ایگریکلچر کے. تاہم کووڈ-19 وبائی مرض کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی تبادلے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. گوادر میں تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس جب کرائی تھی سینٹرل ساؤتھ یونیورسٹی نے، تو وہاں پہ ہمارے ریپرزنٹیٹو گئے تھے، لیکن چائنا کا وزٹ ہمارا ابھی تک پینڈنگ میں ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. وبائی مرض کے زیر اثر تحقیقی تبادلے اکثر آن لائن ہوتے ہیں. اکتوبر 2021 میں چائنا کے چانگشا میں ٹراپیکل ایرڈ نان ووڈ فارسٹ میں چین پاکستان ٹیکنالوجی کے تبادلے کے پہلے فورم کی میزبانی کی گئی. فورم میں متعلقہ محکموں اور کاروباری اداروں کے تقریباً 600 افراد نے آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے حصہ لیا اور فورم کی کارروائی سب ٹراپیکل جوجوبا پلانٹ پر تحقیق شائع ہو چکی ہے. آن لائن فورم نے وبائی امراض کی وجہ سے آنے والی رکاوٹوں پر قابو پا لیا ہے اور چین اور پاکستان کے درمیان تعلیمی تبادلے کے لیے ایک نیا حل فراہم کیا ہے. تھوڑا سا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہر چیز زوم آپ کے پاس ہے، واٹس ایپ ہے، اور وہ چائنیز آپ کو پتہ ہے وہ چیٹ وہ یوز کرتے ہیں، تو میرا کنٹینیوسلی ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ایشو ہے، وہ دور ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے اس میں پرابلم شروع میں آئے، لیکن اب ہم چائنیز کو بھی سمجھ گئے ہیں، وہ کچھ ہمیں سمجھ گئے ہیں کس طریقے سے چلنا ہے. ہمیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں چین اور پاکستان کے اداروں کے درمیان سائنسی تبادلے مزید مضبوط ہوں گے اور دونوں ممالک مل کر گوادر کی ترقی کو فروغ دیں گے. اور فیوچر میں آپ دیکھیں جو سی پیک یا ون بیلٹ ون روڈ جو انیشیٹو سارا ہے، یہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اس میں پاکستان نہیں، اب یہ تو افریقہ تک یہ سارا جو سلسلہ سارا چل رہا ہے، اور اس میں جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی. اور ہمارے بچے کچھ ایسے ہیں جو کہ ایک ہمارا گریجویٹ ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹر ویز پہ کام چل رہا ہے سی پیک کا، وہ وہاں پہ ان کو نرسریز پروڈیوس کر کے دے رہا ہے، ڈیولپ کر کے دے رہا ہے. تو یہ اس طرح ہمارے بچے آگے انشاءاللہ اس میں نکلیں گے. 19ویں چائنا آسیان ایکسپو 16 سے 19 سپٹمبر تک چین کے صوبے گوانگچی کے شہر ناننگ میں منعقد ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے کون کون سی حیرت انگیز مصنوعات اس نمائش میں پیش کی گئی. منفرد پیٹرن والے نٹ ویئر، کرسٹل کلیئر جیڈ، شاندار نقش و نگار سے بنے ہوئے لکڑی کے فرنیچر اور ہاتھ سے بنی مختلف مصنوعات کے ساتھ 19ویں چائنا آسیان ایکسپو میں پاکستانی مصنوعات نے خاصی توجہ حاصل کی. یہاں پاکستانی اشیاء بہت زیادہ ہیں اور وہ قدرتی لگتی ہیں. زیادہ اہم طور پر میں محسوس کرتی ہوں کہ چینی ثقافت ان اشیاء سے مربوط رہی ہے، چنانچہ میں ان میں خاص دلچسپی لیتی ہوں، خاص طور پر اس پیالی میں. مجھے چائے پینا پسند ہے. مجھے سفید نیلم سے بنی ہوئی اس قدر شفاف پیالی کبھی نہیں ملی. یہ مجھے پہلی نظر میں پرکشش لگی اور میں یہاں آئے بغیر نہ رہ سکی. اسے پا کر مجھے خاص طور پر بڑا پرجوش محسوس ہوا.
मैं खुश खुराक हूँ। पाकिस्तान के मीठे केक बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत से लोग यहाँ उनका जायका चखने आते हैं और मैं भी उनके पीछे चला आया। ये लजीज है और कीमत माकूल है। मुझे इसकी लज्जत ने राग़िब किया, चुनांचे मैंने कुछ ख़रीद लिए। ये स्कार्फ उम्दा क्वालिटी का है। इसका लम्स महसूस किया जा सकता है। मैं इसके रंग, बनावट और मोटाई से मुतमईन हूँ। चीनी सार्फिन पाकिस्तानी मसनूआत और चीनी और पाकिस्तानी मसनूआत में फ़र्क से बखूबी वाकिफ़ हैं। वो पाकिस्तानी अशिया की इनफरादियत को पसंद करते हैं और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मेरे ख्याल में ये नफीस और शफाफ है। चीनी जेड ऐसा नहीं होता। चीन में जेड मकबूल है, लेकिन पाकिस्तानी जेड ख़ास रंग के साथ सफ़ेद जेड जैसे हैं। ये पाकिस्तानी मसनूआत मुझे बहुत पुरकशिश लगती हैं। चीन में ये आमतौर पर कश्मीरा या ऊन से बनाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी शाहतोश से बनाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ महसूस होते हैं। ये ज़्यादा नर्म और ज़्यादा हल्के हैं। कुछ पाकिस्तानी कालीनों के मुनफरद अंदाज उन्हें दिखने में बदेसी बनाते हैं। मैं पाकिस्तान जाना चाहती थी क्योंकि जब मैं ईरान में सफ़र कर रही थी तो कुछ पाकिस्तानियों से मिली। जब मैं सिंकियांग में सफ़र कर रही थी तो भी मैं पाकिस्तानियों से मिली। मैं वाकई पाकिस्तान जाना चाहती थी क्योंकि ये मुल्क हमारे बहुत करीब था और पाकिस्तानी लोगों से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन अब बैरून मुल्क जाना शायद इतना आसान ना हो। हम इस नुमाइश में आने के लिए शदीद तमन्ना रखते थे क्योंकि इस नुमाइश के ज़रिए हम पाकिस्तान के बारे में कुछ ख़यालात हासिल कर सकते थे। चीन और आसियान ममालिक के सार्फिन को राग़िब करने के लिए पाकिस्तानी नुमाइश कुनिंदगान ने भी भरपूर कोशिशें की हैं। फूड एग्जीबिटर फुरकान मावानी ने अपनी मसनूआत को पुरजोश अंदाज में मुतारफ़ कराया। उन्होंने कहा कि चीन आसियान एक्सपो में शिरकत का ये उनका दूसरा साल है। पिछले साल वो जो खाना एक्सपो में लाए थे वो फ़रोख्त हो गया था। इस साल वो ज़्यादा सामान लाए हैं। As you can see, we have quite a few different kinds of biscuits and puff pastries. जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट्स और पेस्ट्रियाँ हैं। हमारे यहाँ 4 मुख्तलिफ़ किस्म के विज़िटर्स आते हैं। हमने पहले बिस्किट्स को तरतीब दी। इसमें बुनियादी तौर पर एक ही पैकेट में 8 मुख्तलिफ़ किस्म के जायके हैं। फिर हमारे पास चॉकलेट वनीला है। हमने गौर किया है कि चीनी इसे पसंद करते हैं। वो पेस्ट्रियाँ पसंद करते हैं और वो ये चॉकलेट वनीला पसंद करते हैं। हमारे पास क्लासिक चॉकलेट भी है जो बुनियादी तौर पर चॉकलेट बिस्किट और स्ट्रॉबेरी जैम है। पाकिस्तानी मसालेदार खाना पसंद करते हैं। उनके काली मिर्च, हल्दी वगैरह से बनाए गए सालन दुनिया भर में मशहूर हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी पकवान चाहे गोश्त, मछली, फलियाँ या सब्जियों से बने हों, मसालेदार होते हैं, जिन्हें चीनी लोग पसंद करते हैं। One thing we've noticed is that the people in Nanning, they love biscuits. एक चीज़ पर हमने गौर किया है कि नानिंग के लोग बिस्किट पसंद करते हैं। ये हमारे लिए वाकई चश्मकुशा था। हमने गौर किया कि चीनी लोग हमारे खाने पसंद करते हैं। ये हमारे लिए हैरान कुन था क्योंकि हम सोचते थे कि पाकिस्तानी जायके वाकई तीखे यानी तेज़ होते हैं। हम असल में चटखारेदार चीज़ें पसंद करते हैं, वाकई बहुत तीखी और बहुत मीठी चीज़ें। लेकिन जब हम चीन में आए और अपने बिस्किट यहाँ मुतारिफ़ करवाए और वो बहुत मकबूल हुए तो हमें बहुत हैरानी हुई। हमें ये बात अच्छी लगी कि पाकिस्तानी जायके चीनी आवाम चख सकते हैं और उनका मज़ा ले सकते हैं। हमने ये देखा है कि पाकिस्तानियों के कारोबार को फैलाने के लिए चीन एक बड़ा मुल्क है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो अपने चीनी भाइयों के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद को मेरी तजवीज़ है कि चीनी आबादी को देखें और गौर करें कि उनकी दिलचस्पियाँ क्या हैं और मकामी जायके कौन से हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ बेची जा सकती हैं बल्कि चीनी आवाम उन्हें कबूल भी कर सकते हैं। 2022 की पहली तिमाही में पाकिस्तान की चीन को चावल की बरामदात $225.25 मिलियन से तजावज़ कर गईं। अवामी जमहूरियत चीन की जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान से चीन को टोटा चावल की फ़रोख्त के हुजम में 40.27% इजाफा हुआ है। फुरकान इस साल भी चीन आसियान एक्सपो में चावल लाए थे। We have Pakistani rice. हमारे पास पाकिस्तानी चावल हैं और ये चावल 2 किस्म के हैं। हमारे पास स्टीम और सेला राइस हैं। अब चीनी, थाई, वियतनामी और पाकिस्तानी चावल में फ़र्क ये है कि
ہمارا چاول بہت زیادہ خوشبودار اور لمبا ہے۔ اب ایک بات جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی اور چینی لوگ چائے کے شوقین ہیں۔ ہمارے پاس 2 قسم کی چائے ہے، ایک دودھ میں خوب لطف دیتی ہے جو نینشا ہے، دوسری بہت اچھی ہے۔ ہمارے پاس سب چائے کی 6 مختلف اقسام ہیں۔ ہمارے پاس اسٹرابری، ادرک، شہد، پودینہ، لیموں، آم اور آڑو کے ذائقے ہیں۔ ہمیں بہت سی چیزوں کا تجربہ ہوا۔ میری سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ میں پہلی مرتبہ ناننگ میں آیا۔ یہ ایک زبردست جگہ ہے، مجھے یہ شہر بہت پسند ہے، لیکن جب نمائش کی بات ہو تو یہ سیکھنے کے لیے بہت بڑا تجربہ ہے۔ یہاں آپ چینی آبادی سے براہ راست میل جول کرتے ہیں۔ ایک بار آپ نمائش میں چلے آئیں تو پھر آپ آمنے سامنے ان سے بات کر سکتے ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا ناپسند کرتے ہیں۔ نمائشوں کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ہم آمنے سامنے گاہکوں سے مل کر ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مختلف نمائشیں اور انٹرنیٹ مارکیٹنگ مختلف شہروں میں ہول سیل پر جانے کی طرح ہے۔ اس طریقے سے اپنی مارکیٹ کو وسعت دینا ہمارے لیے واقعی بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہمارے ساتھ بہت بڑی سپر مارکیٹوں جیسا کہ فوتیان، گوانگزو فرینڈشپ سٹور نے رابطے کیے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے بڑے سٹور برانڈز بھی پاکستانی ذائقوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں واقعی یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا مستقبل اچھا ہے، اس برانڈ کا یہاں بہت مستقبل ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق چین آسیان ایکسپو کے دوران 28 آن لائن اور آف لائن اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں منعقد ہوئیں اور 3500 تعاون طے پائے، جن میں سے 1000 سے زیادہ آن لائن حاصل کیے گئے۔ اب آپ نے پاکستان کے لیے یہ آن لائن پیویلین بنا دیے ہیں اور آپ نے اپنی سیل بڑھانے کے لیے مصنوعات سجا رکھی ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ان آن لائن ای کامرس پلیٹ فارمز کی چین کے قومی چھٹیوں کے دنوں میں کچھ تشہیری تقریبات ہوں، جیسا کہ چین کا قومی دن، چینی نیا سال اور 11/11 سیل، اور جون میں بھی ایک بڑی سیل ہو۔ ان دنوں میں ہم تجویز کر رہے ہیں کہ ان ای کامرس پلیٹ فارمز پر پاکستان کی خصوصی تشہیری تقریبات آن لائن ہوں، چنانچہ زیادہ تر لوگ پاکستانی مصنوعات دیکھ سکیں اور وہ پاکستانی مصنوعات خرید سکیں۔ یہاں کچھ آن لائن سیل بھی ہے اور لوگوں کے ذریعے بھی، جنہیں ہم رائے ساز رہنما کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم انہیں بھی شامل کر رہے ہیں کہ وہ آن لائن آئیں اور پاکستانی مصنوعات دیکھیں اور ان دنوں یا ان خاص مواقع پر پاکستانی مصنوعات بیچیں۔ ہم ہمیشہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ان پیویلینز کو دیکھیں اور طبعی طور پر موجود جگہوں پر بھی جائیں۔ اگر آپ مصنوعات دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے طبعی طور پر موجود مصنوعات اور پیویلین دیکھنے جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس طریقے سے ہم چینی صارفین کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی مصنوعات خریدیں۔ آج کا کوریڈور ریکارڈر یہی تک، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔